हेलो दोस्तों, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। हर बार की तरह से इस बार भी मैं लेके हाजिर हूं आपके लिए पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर। और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम हमारे एक मित्र जिनका नाम मिथुन निषाद है उन्होंने कमेंट किया है कि सर नमस्ते, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे संस्कृत पढ़ना है और मैं मसरा आ नहीं सकता। बताना चाहूँगा, मसरा बाज़ार में हमारी एक कोचिंग है जहाँ पर टेट रिपीटर, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे वगैरह की क्लासेस चलती हैं। तो इनका कहना है कि मैं मसरा नहीं आ सकता और आगे इन्होंने लिखा है कि मुझे संस्कृत पढ़ना है और मैं मसरा नहीं आ सकता, इसलिए कोई उपाय बताइए जिससे मैं संस्कृत सीख सकूं प्लीज़ सर। तो मैं मिथुन निषाद जी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल का जो बेस है वो संस्कृत ही है। हमारे चैनल पर संस्कृत पढ़ाई जाती है। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो कुछ वीडियो भी आपको मिलेंगे संस्कृत के, और आगे भी आपको संस्कृत पढ़ाया जाएगा, संस्कृत का प्रैक्टिस सेट भी मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें। हालांकि हम हर संडे को आप लोगों के कमेंट का जवाब देते थे, लेकिन मिथुन निषाद जी ने दोबारा कमेंट किया कि सर मैंने कुछ मैसेज किया था उसका जवाब नहीं मिला, तो इसलिए मैंने आज ही इनके मैसेज का जवाब दे दिया। तो चिंता मत करिएगा मिथुन निषाद जी, हमारे चैनल पर संस्कृत के क्लासेस चलते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड हम कराते रहेंगे। ठीक, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में कहा गया है सामपान क्या है। एक शब्दावली ली गई है सामपान और कहा गया है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है एक प्रकार का पेय पदार्थ, ऑप्शन बी में एक प्रकार की मदिरा, ऑप्शन सी में नाव पर बना घर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारे बताने से पहले आप जरूर गेस करिएगा। और अब हम बता रहे हैं आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है नाव पर बना घर। जी हाँ, नाव पर बने घर को सामपान कहते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कहाँ पर इसे सामपान कहते हैं, क्योंकि नाव पर हर जगह तो घर बनता नहीं है। कहाँ पर इस विशेष घर को जो कि नाव पर बना होता है उसे सामपान कहते हैं। बात करते हैं अगर इसकी, तो चीन में, जी हाँ, चीन में नाव पर घर बनाए जाते हैं और नाव पर वो जो घर बनाए जाते हैं उनको सामपान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण का भी, जीएस का भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। चलिए, तो ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पूछा गया सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो पुष्यगुप्त ने करवाया था। जी हाँ, आपका ऑप्शन बी सही होगा, पुष्यगुप्त ने करवाया था। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये जो पुष्यगुप्त है ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही राज्यपाल था। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का ही राज्यपाल पुष्यगुप्त था। और बात करते हैं स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इसीलिए ही पूछा जाता है कि पुष्यगुप्त और स्कंदगुप्त में आप बच जाएं और गलत आंसर टिक कर दें। तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और वो झील जो है क्षीण हो गई थी, उसकी दशा खराब हो गई थी। तो स्कंदगुप्त ने पुनः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और चाणक्य को आप जानते ही हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु हैं। इनका दूसरा नाम भी है समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, तो सभी आप याद रखेंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के तीसरे क्वेश्चन को। चलिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें कौन सी दवा डाली जाती है। जी हाँ, कुएं का जो जल होता है, कहीं कहीं पानी की समस्या होती है और पानी अभी भी कुओं से पिया जाता है, तो उस कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी दवा उसमें डाली जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा ऑप्शन है लाल दवा, तीसरा ऑप्शन है आबा दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप एक ऑप्शन जरूर गेस करिए। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसी को ही लाल दवा भी कहते हैं। जी हाँ, तो वही चीज़ दोनों है और यही दवा जो है कुएं के जल में डाली जाती है कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए। इस प्रकार कुल मिला के आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, आ और बा दोनों। जी हाँ, आ और बा दोनों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का चौथा क्वेश्चन। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। तो एक ही गैस है जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है, वो है सीएनजी। जी हाँ, वो है सीएनजी। सीएनजी को प्राकृतिक संपीड़ित गैस कहा जाता है। बात करते हैं इसके बारे में कुछ और, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। और ये जो है 200 से 250 किलोग्राम के संकुचित दबाव में होती है। जी हाँ, याद रखेंगे 200 से 250 के संकुचित दबाव में ये होती है। और इसमें जो अवयव होता है मीथेन, ईंधन और प्रोपेन होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये गैस जो है ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार होती है, ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और इस परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी गैस है CFC। और बात करते हैं गैस कहाँ से निकलती है। जितने भी हमारे ऐसे प्रसाधन हैं जिनसे हम लोग ठंडी वस्तुओं को ठंडा करते हैं, रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज हुआ, AC हुआ, जितने भी ये सब हैं, इसमें जो इस प्रकार की गैस का प्रयोग होता है उस गैस से जो है CFC गैस निकलती है और वो ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। तो CNG और CFC दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में हमने जान लिया। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो वो ऑप्शन होगा CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का 5वां क्वेश्चन। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है तना बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो पूछा ही जाएगा आपकी परीक्षा में। तना किससे बनता है? ऑप्शन में है मूलांकुर से, प्रांकुर से, बीज से, बीज पत्र से। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको देखना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़िए। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा हाँ, बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो तना जो बनता है वो प्रांकुर से बनता है। जी हाँ, प्रांकुर से तना बनता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं मूलांकुर की, तो मूलांकुर से जड़ बनता है। जी हाँ, मूलांकुर से जड़ बनता है। तो मूलांकुर से जड़ बनता है, प्रांकुर से तना बनता है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। मूलांकुर से जड़ बनता है, प्रांकुर से तना बनता है, याद रखिएगा इसको। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, प्रांकुर से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कौन सा सबसे गहरा महासागर है? महासागर से क्वेश्चन आ गया है। जी हाँ, पर्यावरण में आपका भूगोल से भी आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए हमने इसमें कुछ क्वेश्चन को इंसर्ट किया है। तो आपका 6वां क्वेश्चन है कौन सा सबसे गहरा महासागर है? तो सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। जी हाँ, सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। अच्छा, बात करते हैं कुछ और इसमें। तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे विस्तृत भी है और सबसे गहरा भी है। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जी हाँ, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और इसका जो सबसे गहरा स्थान है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये पॉइंट है, प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा स्थान है उसको मेरियाना गर्त कहा जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा गया है इस बात को कि सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर या सबसे गहरे महासागर का सबसे गहरा स्थान, सबसे गहरा गड्ढा, सबसे गहरा गर्त जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेरियाना गर्त। जी हाँ, याद रखिएगा, उसका नाम है मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है अगर बात करते हैं तो इसकी गहराई जो है वो 11 किलोमीटर है। जी हाँ, इसकी गहराई 11 किलोमीटर है। तो 2-3 फैक्ट यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। सबसे गहरा महासागर वो है प्रशांत महासागर। बात करते हैं प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम मेरियाना गर्त है। इस गर्त माने गड्ढा होता है, इस गड्ढे की गहराई कितनी है? तो 11 किलोमीटर है। सबसे विस्तृत महासागर कौन सा है? तो वो भी आपका प्रशांत महासागर है। तो ये 3-4 पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। और इसी प्रकार आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला के 7वें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? एशिया महाद्वीप पर ही हमारा भारत बसा हुआ है और इस पर और भी देश हैं। तो इस महाद्वीप पर जितने भी देश हैं कुल मिला के सबको जोड़ करके दुनिया के पूरे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले तो याद रख लें कि सभी महाद्वीपों में, 7 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बृहत महाद्वीप है और माउंट एवरेस्ट इसी पर है। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, माउंट पर्वत एवरेस्ट इसी द्वीप पर है, इसी महाद्वीप पर है, एशिया महाद्वीप पर है। और जिसकी ऊंचाई बार बार पूछी जाती है, तो इसकी ऊंचाई जो है 88-48 मीटर है, याद रखेंगे। और बात करते हैं इसके आगे और कुछ पॉइंट पर। तो एशिया में विश्व की
59% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। एशिया महाद्वीप पर पूरे विश्व की 59% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ बात करेंगे, इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, 8848 मीटर है, 48 मीटर है। लेकिन इसकी कुछ ऊंचाई और बढ़ी हुई है, कुछ ऊंचाई वर्तमान में बढ़ गई है, उसको हम अगले प्रैक्टिस सेट में आपको बताएंगे। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा कि इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ी हुई है वर्तमान में। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप पर विश्व की 59% जनसंख्या निवास करती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन है, हमारे देश का कौन सा भाग पठार है? जी हाँ, हमारे देश का कौन सा भाग पठार है? दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि हमारे देश का कौन सा भाग पठार है। तो हमारे देश का दक्षिणी भाग, जी हाँ, हमारे देश का दक्षिणी भाग क्या है? तो दक्षिणी भाग पठार है। चलिए, इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नदी है नील नदी। जी हाँ, वो नदी है नील नदी। तो इस बात को आप याद रखेंगे। सरजू नदी अयोध्या में, यमुना नदी दिल्ली में। तो इन सभी पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन क्या है? तो 10वां क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार का मरुस्थल एक बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल है, और यह जो है कहाँ स्थित है बात करते हैं तो यह जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। जी हाँ, राजस्थान में स्थित है। और इसके बारे में और कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जो है भारत के पश्चिमी भाग में है। राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में है, और वहीं पर इसके पश्चिमी हिस्से में लंबा चौड़ा जो बालू का विस्तार है, इसे ही थार मरुस्थल कहते हैं। तो थार मरुस्थल कुल मिला के गुजरात में स्थित है, और गुजरात के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। बात करते हैं, यहाँ पर जो है बालू की बहुत ही ज़्यादा मात्रा है, और बालू के लंबे चौड़े विस्तार को ही मरुस्थल कहा जाता है। और यहाँ पर इस लंबे चौड़े मरुस्थल को थार मरुस्थल नाम दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका 11वां है। 11वां क्वेश्चन है कि सैंड ड्यून क्या है? जी हाँ, सैंड ड्यून क्या है? क्या एक प्रकार का फसल है, एक प्रकार की चट्टान है, एक प्रकार का वृक्ष है, या फिर रेत का टीला है? क्या होता है? तो सैंड ड्यून जो है वो एक प्रकार से रेत का टीला होता है। जी हाँ, जहाँ अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, बालू के विस्तार को ही क्या कहते हैं, वो मरुस्थल कहते हैं। और क्या होता है, जब आंधी तूफान आता है तो बालू को वो हवा उड़ा करके कहीं एक जगह इकट्ठा कर देती है, और वो रेत का टीला बन जाता है। उसे ही सैंड ड्यून कहा जाता है। जगह जगह पर यहाँ थार मरुस्थल में, राजस्थान के थार मरुस्थल में जगह जगह पर रेत के टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। हिंदी में इसको बालू का स्तूप कहते हैं, या फिर इसी को अंग्रेजी में सैंड ड्यून कहते हैं। जी हाँ, सैंड ड्यून कहते हैं। और एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि मरुस्थल में ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जी हाँ, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इन सभी तथ्यों को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है, और इसमें एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपका संविधान से ले लिया गया है। पूछा गया है, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम समझते हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का जो प्रथम नागरिक होता है वह जो है राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन ए सही कर लेंगे, राष्ट्रपति ही होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पूछा गया है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न थोड़ा सा अजीब सा है, अजीब क्या कह लीजिए। अधिकतर नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन कुछ नियुक्तियां कुछ और पदों पर अधीन
पदाधिकारी करते हैं, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति फिलहाल राज्यपाल करता है, इसको आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो आप शायद जानते होंगे कि तीनों सेनाओं का सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। जी हाँ, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। बढ़ते हैं अपनी श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन में एक दिवस आपसे पूछ लिया गया है। दिवस में पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या 13 अक्टूबर को, क्या 12 जनवरी को, या फिर क्या 22 अप्रैल को, या फिर 5 जून को? तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए हम इसको बार बार आपसे इसका जिक्र कर रहे हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 13 अक्टूबर की, तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, जैसे आंधी तूफान, ये जो प्राकृतिक आपदा हैं, तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मतलब वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। बात करते हैं 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और बात करते हैं 5 जून को, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमने आज देखा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। इसमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखा है। एक प्रश्न हम आपके लिए बहुत ही परिश्रम से चुन चुन कर लाते हैं ताकि इनसे आपको लाभ मिल सके, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकें। तो हमारे इस परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम देखते हैं तो वो हमारे दिमाग से उड़ जाता है, लेकिन अगर किसी वीडियो को आप 2 बार देखोगे, 2 बार ध्यान से पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा और कुछ सीख आपको मिल सकेगी। तो इस प्रकार मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा आपके लिए, और आपको बस इतना करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, एक काम ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।